एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड द हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। ऑल्सो वी डिस्कस्ड द डक्टल सिस्टम एंड एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास व्हिच कंसिस्ट ऑफ एसिनाई। आइए स्टूडेंट्स, आज समझते हैं कि जब भी हम किसी फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं तो आफ्टर इंजेशन जब वो खाना हमारे ड्यूडेनम में पहुंच जाता है तो ड्यूडेनम में किस तरीके से पैंक्रिएटिक सेल्स अपने एंजाइम्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस फूड। ऑल्सो पैंक्रियास को कैसे पता चलता है कि किस समय एंजाइम्स को रिलीज करना है। इस एक डायग्राम के थ्रू आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इस डायग्राम के कंपोनेंट्स। यहाँ पर बनाया गया है आपका ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथीलियम। यहाँ पर भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ही बनाया गया है। यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेशन। दिस इज द ड्यूडेनम और ये वो एम्पुला ऑफ वेटर है जो ड्यूडेनम में ओपन होता है। यहाँ पर से आपका डक्टल सिस्टम जो पैंक्रियास के अंदर रहता है उसे एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से वो आपके एसिनाई के अंदर एंटर करता है, और ये समझने के लिए कि किस तरीके से आपका एक एसिनार सेल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने एक एसिनार सेल को जूम किया हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसे ही आप खाना खाते हो वो खाना सबसे पहले आप अपनी ओरल कैविटी में रखते हो। ओरल कैविटी में फूड रखते ही उस फूड के ऊपर आपका सलाइवा सिक्रीशन होता है और वो फूड आपके सलाइवा के साथ मिक्स होने लगता है, जिसे आप बोलस कहते हो। फिर धीरे धीरे वो बोलस आपकी फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक के गैस्ट्रिक एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाता है, या आप कह सकते हो गैस्ट्रिक एसिडिक HCl के साथ मिक्स होने लगता है। और जब आपका ये बोलस स्टमक के HCl के साथ मिक्स हो जाता है तब आप इसे काइम कह देते हो। अब ये काइम जब आपके स्टमक से नीचे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो सबसे पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में एंट्री लेता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, जहां पर इस एसिडिक काइम का डाइजेशन स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ पैंक्रिएटिक एंजाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन एसिडिक काइम रीच्ड एट द ड्यूडेनम, जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम में पहुंच जाता है तो पहला एम क्या होता है आपकी बॉडी का? maintains the pH of acidic chyme at duodenum by releasing bicarbonate ions from the pancreas। यानी कि जैसे ही आपका एसिडिक काइम ड्यूडेनम में पहुंचेगा आपकी बॉडी का सबसे पहला रिस्पॉन्स होगा कि किसी भी तरीके से ड्यूडेनम में प्रेजेंट इस एसिडिक काइम के पीएच को मेंटेन करना, किसके थ्रू? पैंक्रियास के थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करवा के। क्योंकि जब भी आपका ये एसिडिक काइम ड्यूडेनम में पहुंचेगा पैंक्रियास उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करना स्टार्ट करता है। और इन बाइकार्बोनेट आयंस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक्चुअल में ड्यूडेनम वाले एरिया में ऐसा पीएच मेंटेन करते हैं जिसमें आपके पैंक्रिएटिक एंजाइम एसिडिक काइम के ऊपर रिएक्ट कर सके, यानी कि उसका डाइजेशन कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंटेस्टाइन में ये जो पैंक्रिएटिक एंजाइम होते हैं ये बेसिक एनवायरनमेंट में डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज वाई पैंक्रियास यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करके इस एसिडिक काइम के अराउंड का जो एनवायरनमेंट है उसे बेसिक करने में मदद करता है। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस इस एसिडिक काइम को बेसिक एनवायरनमेंट दे देते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी का सेकेंड एम स्टार्ट होता है। सेकेंड एम है दैट रिलीज ऑफ पैंक्रिएटिक एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग काइम एट द ड्यूडेनम वर्क्स इन बेसिक एनवायरनमेंट। यानी कि जैसे ही बेसिक एनवायरनमेंट आपका बाइकार्बोनेट आयन क्रिएट कर देगा ड्यूडेनम में, तब कहीं जाकर पैंक्रियास के द्वारा ड्यूडेनम में जो काइम प्रेजेंट है उसके डाइजेशन के लिए पैंक्रिएटिक एंजाइम का रिलीज करवाया जाएगा। नाउ किस तरीके से ये दोनों एम कंप्लीट होते हैं अब इसे समझते हैं। तो जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम में कुछ सेल्स होती हैं जिसमें से स्पेसिफिकली एस सेल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक काइम, और ये एक हार्मोन को रिलीज करने लगती है विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन दैट इज नोन एज सिक्रेटिन।
आप यहाँ पर नंबरिंग के थ्रू भी देख सकते हो कि जैसे ही एसिडिक काइम यहाँ पर आएगा, एस सेल ऑफ ड्यूडेनम विल बिकम स्टिम्युलेटेड एंड ये रिलीज करने लगती है सिक्रेटिन नाम के हार्मोन को। अब एस सेल ने जो सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज किया है, इसके पास कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो सिक्रेटिन के पास इंफॉर्मेशन है फर्स्ट एम को कंप्लीट करवाने की। क्योंकि ये एक हार्मोन है तो एस सेल हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है। अब ये सीक्रेटिन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके आपके पैंक्रियास को किसी तरीके से मैसेज देगा, ताकि अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज किया जाए, और फिर बाइकार्बोनेट आयंस इस ड्यूडेनम में प्रेजेंट इस एसिडिक काइम को बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ पीएच। सो ये सीक्रेटिन अब आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब पैंक्रिएटिक एक्सोक्राइन पोर्शन में एंट्री लेता है, तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि सिक्रेटिन के लिए आपके पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन में जो इंटरकलेटेड डक्ट होती हैं, उनकी सेल सरफेस पर रिसेप्टर होता है। तो सिक्रेटिन जब इस इंटरकैलेटेड डक्ट के अराउंड सर्कुलेशन से गुजर रहा होता है, ये सिक्रेटिन अपनी टारगेट सेल को डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर। अब सिक्रेटिन डायरेक्टली आपके ब्लड से डिफ्यूज होकर अपनी टारगेट सेल के रिसेप्टर से आकर बाइंड करेगा। दिस इज द थर्ड स्टेप। और जैसे ही सिक्रेटिन अपने रिसेप्टर के लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड होगा, सिक्रेटिन के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो इंटरकलेटेड सेल्स के अंदर इस रिसेप्टर के इफेक्टर डोमेन के थ्रू पहुंच जाएगी। दिस इज द इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन इंटरकलेटेड डक्ट के अंदर की जो सेल्स हैं, यानी कि इंटरकलेटेड सेल्स हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो रिलीज करने लगती हैं बाइकार्बोनेट आयंस। यहाँ पर सिक्रेटिन इंटरकैलेटेड डक्ट की सेल को वही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी भी तरीके से बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज किया जाए, ताकि अल्टीमेटली ये एसिडिक काइम बेसिक एनवायरनमेंट अचीव कर सके। नाउ ये तो बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके पैंक्रियास को बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करने के लिए मैसेज दिया जाता है, लेकिन एक और तरीका है जिसमें आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम में पहुंचता है, और इस एसिडिक काइम के ड्यूडेनम में पहुंचते ही ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स भी आपके पैंक्रियास की इंटरकैलेटेड डक्ट की सेल्स को ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि एसिडिक काइम ड्यूडेनम में पहुंच चुका है, तो सबसे पहले उसके पीएच को एडजस्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करवाया जाए। क्योंकि उनके पास हार्मोन नहीं होते हैं एज अ मैसेंजर, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, और इस एसिटाइल कोलिन के लिए भी इंटरकैलेटेड डक्ट की इंटरकैलेटेड सेल्स के पास रिसेप्टर होता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा एट द लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन, तो इस रिसेप्टर का इफेक्टर डोमेन इंटरकैलेटेड सेल को इंफॉर्मेशन दे देगा, जिसके रिस्पॉन्स में इंटरकैलेटेड सेल्स बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करेगी। यानी कि पहला एम कंप्लीट करवाने में एक तो आपकी इंटेस्टाइन की एस सेल मदद करती है, और एक आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। दोनों के दोनों केमिकल मैसेंजर्स का यूज करके रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, एंड द रिस्पॉन्स इज रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द इंटरकैलेटेड सेल्स ऑफ द इंटरकैलेटेड डक्ट्स। नाउ अब ये बाइकार्बोनेट आयंस धीरे धीरे आपके एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू अल्टीमेटली ड्यूडेनम के ल्यूमन में रिलीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको डक्टल सिस्टम इसीलिए बताया था ताकि आपको याद हो सके कि बाइकार्बोनेट आयंस इंटरकैलेटेड डक्ट से किस तरीके से ड्यूडेनम तक पहुंच पाते हैं, कौन कौन सी डक्ट्स को क्रॉस करके। इंटरकैलेटेड डक्ट्स में जैसे ही ये बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होगा, बाइकार्बोनेट आयंस इस इंटरकैलेटेड डक्ट से सबसे पहले जिस डक्ट में एंट्री लेते हैं दैट इज इंटरलोब्यूलर डक्ट, देन इंटरलोब्यूलर डक्ट से इंटरलोबर डक्ट, एंड इंटरलोबर डक्ट से डक्ट ऑफ विर्संग में, और डक्ट ऑफ विर्संग जब आपकी कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाती है तब वो वहां पर बनाती है पैंक्रिएटो मेजर पैंक्रिएटो हिपैटिक डक्ट, जो कि डायरेक्टली ड्यूडेनम में एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी का पहला एम हो जाता है कंप्लीट।
अब बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पर आकर इस एसिडिक काइम के पीएच को एडजस्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पर अब पैंक्रिएटिक एंजाइम रिलीज होने के बाद वो पैंक्रिएटिक एंजाइम इस एसिडिक काइम का डाइजेशन कर सके। तो जैसे ही एसिडिक काइम आपके ड्यूडेनम में आ जाता है, जब एस सेल स्टिमुलेट होती है, एट द सेम टाइम ड्यूडेनम की आई सेल भी स्टिमुलेट होती है और आई सेल रिलीज करने लगती है कोलसिस्टोकाइनिन नाम के पेप्टाइड हार्मोन्स को। अब आई सेल ने जिस कोलसिस्टोकाइनिन नाम के पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज किया है, इस पेप्टाइड हार्मोन के पास इंफॉर्मेशन है सेकंड एम को कंप्लीट करवाने की, कि अब कोलसिस्टोकाइनिन आपके सर्कुलेशन के थ्रू पैंक्रिएटिक एसिनाई को इंफॉर्मेशन देगा ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करवाया जा सके और इस काइम का फर्दर डाइजेशन कंटिन्यू हो सके। तो अब ये कोलसिस्टोकाइनिन जैसे ही आई सेल से रिलीज होगा, ये पेप्टाइड हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू एसिनाई के बेसल सरफेस वाले सर्कुलेशन में एंट्री ले लेगा। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जैसे ही कोलसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ, ये सर्कुलेशन में एंट्री लेने के बाद डायरेक्टली आपके पैंक्रिएटिक एसिनाई के बेसल सरफेस पर पाए जाने वाले सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। और अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इन पैंक्रिएटिक पिरामिडल ट्यूब्यूलो एसिनार सेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके सरफेस पर कोलसिस्टोकाइनिन और एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं। अब यहाँ पर भी पैंक्रिएटिक एंजाइम को रिलीज करवाने की जो इंफॉर्मेशन है, वो अकेला कोलसिस्टोकाइनिन लेकर नहीं आता है। इस टाइम भी आपके पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो भी पैंक्रिएटिक एसिनाई को डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं बाय रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। इस एसिटाइल कोलिन के पास भी कोलसिस्टोकाइनिन वाली ही इंफॉर्मेशन है कि पैंक्रिएटिक एसिनाई को स्टिमुलेट करना ताकि पैंक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो सके। नाउ जैसे ही ये दोनों अपने स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर तक पहुंच जाते हैं, तो सर्कुलेशन से निकलकर ये डायरेक्टली अपने स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाते हैं, जो कि आपके एसिनार सेल के सरफेस पर पाया जाता है। As you can see, this is the cell membrane of the acinar cell, which is marked in the yellow color, जहां पर आपके मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, जो कि अब एसिटाइल कोलिन और कोलसिस्टोकाइनिन से बाइंड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी किया था कि जैसे ही प्रोटीनेशियस हार्मोन्स अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, तो सेल के अंदर वो खुद एंट्री नहीं ले पाते, इसीलिए वो सेल के अंदर एक सेकेंडरी मैसेंजर को बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज साइक्लिक एएमपी। अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से इन प्रोटीनेशियस हार्मोन ने साइक्लिक एएमपी को बनाया है, तो उसके लिए आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के पेप्टाइड हार्मोन वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू। जैसे ही ये पेप्टाइड हार्मोन्स अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से आकर बाइंड करते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू इंफॉर्मेशन सेल के अंदर भिजवाएंगे, दैट इज साइक्लिक एएमपी। यानी कि जैसे ही कोलसिस्टोकाइनिन और एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे, सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिनके पास सेम इंफॉर्मेशन है कि एसिनार सेल को ये इंफॉर्मेशन देना ताकि अल्टीमेटली आपकी पैंक्रिएटिक एंजाइम रिलीज हो सके। अब क्योंकि पैंक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के जीन्स के अंदर होती है, तो यहाँ पर साइक्लिक एएमपी आगे चलकर न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है और डीएनए के उन स्पेसिफिक जीन्स को ऑन कर देता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं, तो आप सभी जानते हैं जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने आप को एमआरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कि इन जीन्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन थी, अब वो एमआरएनए की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में एंट्री ले चुकी है। अब इस एमआरएनए के अंदर जो मैसेंजर है उसको रीड करते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम, जो कि इस एमआरएनए के ऊपर बाइंड हो जाते हैं, और क्योंकि वो प्रोटीन फैक्ट्री है, तो अल्टीमेटली इन एंजाइम या इन प्रोटीन का फॉर्मेशन
इस mRNA को रीड करने के बाद होता है। अब ये एंजाइम अभी कंप्लीटली मॉडिफाइड नहीं है और अनपैकेज्ड है। तो आप सभी जानते हैं आपकी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनेल होता है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि इन अनपैकेज्ड प्रोटीन्स को पैकेज करने का काम करेगा। जैसे ही ये प्रोटीन पैकेज हो जाते हैं, ये आपके आरईआर से रिलीज हो जाते हैं। अब इन्हें मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गाई बॉडी या गोल्गाई अपैरेटस नाम के ऑर्गेनेल के पास भेज दिया जाता है। गोल्गाई बॉडी इस पैकेज्ड अनमॉडिफाइड एंजाइम्स को अपने सिस फेज से कैच करता है और इनमें मॉडिफिकेशन करने के बाद इसे अपने ट्रांस फेज से बाहर सिक्रीटरी वेजाइकल्स के रूप में रिलीज कर देता है। नाउ ये सिक्रीटरी वेजाइकल अब अपने एसिनार सेल के एपिकल सरफेस से इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब आपकी एसिनार सेल से कहाँ रिलीज हो चुके हैं? इन द ल्यूमन ऑफ एसिनाई, जहां पर सबसे पहले ये जो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एंट्री लेते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट में, इंटरकैलेटेड डक्ट से इंटरलोबर डक्ट में, इंटरलोबर डक्ट से इंटरलोब्यूलर डक्ट में, इंटरलोब्यूलर डक्ट से डक्ट ऑफ विल्सन में, एंड डक्ट ऑफ विल्सन से पैंक्रिएटो मेजर पैंक्रिएटो हिपैटिक डक्ट के थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर से बाहर निकलकर अब इस काइम का डाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस ने ऑलरेडी यहाँ पर पीएच मेंटेन कर लिया है फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रिएटिक एंजाइम। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में अब इस फूड का फर्दर डाइजेशन होगा, अब इस काइम का फर्दर डाइजेशन होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पाथवे जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी किस तरीके से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज वेल एज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए हमारी बॉडी के ये दोनों सिस्टम बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। अब समझते हैं कि पैंक्रियाज के एसिनाई के द्वारा कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि इस एसिडिक काइम में जो फूड पार्टिकल है हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होता होगा, लिपिड हो तो लिपिड के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होता होगा, और अगर ये कोई प्रोटीन हो तो इसके लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होगा। नाउ डिस्कस ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रिएटिक एक्सोक्राइन पोर्शन। Now students, these are the digestive enzymes which are produced by pancreatic exocrine portion. सबसे पहले अगर वो एसिडिक काइम आपका प्रोटीन से मिलकर बना होगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम दो तरीके के प्रोड्यूस करवाए जाते हैं पैंक्रिएटिक एसिनाई के थ्रू। एक वो जो आपकी पेप्टाइड चेन को बीचों बीच काट देते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोपेप्टाइडेजेस। नाम से पता चलता है, एजेस मतलब ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि पेप्टाइड चेन को यानी कि प्रोटीन चेन को एंडो यानी कि अंदर से बीचों बीच काट देते हैं। दैट कट पेप्टाइड चेन फ्रॉम विद इन, यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम। अब कौन से वो एंडोपेप्टाइडेजेस हैं? सबसे पहला है आपका ट्रिप्सिनोजन और दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के एंड में आपको ये जन दिखाई दे रहा है, तो आपको याद रखना है अगर किसी एंजाइम के एंड में आपको जन दिखाई देता है, इट मींस दोज आर इनएक्टिव एंजाइम्स। दैट इज व्हाई बोथ द एंडोपेप्टाइडेजेस आर इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स। नाउ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एक्सोपेप्टाइडेजेस भी पैंक्रिएटिक एसिनाई रिलीज करते हैं। एक्सोपेप्टाइडेजेस एजेस यानी कि ये ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन चेन को एक्सो यानी कि बाहर से काटते हैं, टर्मिनल से काटते हैं, दैट कट पेप्टाइड चेन्स फ्रॉम द एंड्स एज यू कैन सी इन दी डायग्राम ऑल्सो। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो एक प्रोटीन की चेन होती है वो एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और आपने ये पढ़ा भी होगा कि पेप्टाइड चेन का एक एंड होता है एमाइनो एंड, एक होता है कार्बोक्सिल एंड। तो जो एक्सोपेप्टाइडेज आपकी पेप्टाइड चेन को एमाइनो टर्मिनल से काटते हैं, इट मींस वो आपके कहलाते हैं प्रो एमाइनो पेप्टाइडेजेस। और जो एंजाइम आपके पेप्टाइड चेन को कार्बोक्सिल टर्मिनल से काटते हैं, तो कार्बोक्सिल एंड से काटने वाले एक्सोपेप्टाइडेज को आप कहते हो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। एज यू कैन सी इन दोनों की स्टार्टिंग में प्रो लगा है। जब किसी एंजाइम की स्टार्टिंग में प्रो लगा होता है, इट मींस इट इज इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि ये दोनों भी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। नाउ लिपिड्स के डाइजेशन के लिए आप पैंक्रिएटिक एसिनाई रिलीज करते हैं लाइपेजेस, पैंक्रिएटिक कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेजेस
ऑल्सो फॉस्फोलाइपेजेस। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो इसके लिए पैंक्रियाटिक एसिड रिलीज करते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेजेस को। और न्यूक्लिक एसिड के अगर आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो वो आपके डीएनएजेस को रिलीज करते हैं, और अगर आरएनए है न्यूक्लिक एसिड तो उसके डाइजेशन के लिए आरएनएजेस को रिलीज किया जाता है। नाउ कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम डीएनए और आरएनए को भी इंजेस्ट करते हैं। यस, आप जो प्लांट्स खाते हो उनमें उनका डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ऑल्सो आप जिन एनिमल्स को भी इंजेस्ट करते हो उनके डीएनए और आरएनए इंजेस्ट करने के लिए भी पैंक्रियाज इन डीएनएजेस और आरएनएजेस को रिलीज करने का काम करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज। आई होप स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट हिस्टोलॉजी में एक्सोक्राइन पोर्शन क्लियर हो चुका होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज विच कंसिस्ट ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको पैंक्रियाटिक हिस्टोलॉजी के एक्सोक्राइन पोर्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल सब्जेक्ट।